हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। और अपना केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था विजन अभी कंटिन्यू है। और अभी तक आपने अगर कोई ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स आते हैं तो मेरे को इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं 9413132323। इस पे आप कॉल करके मेरे को बता सकते हैं डाउट्स के बाद। तो अब जो अपना टॉपिक चल रहा था विजन के अंदर जो था क्वथनांक में उन्नयन, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और उसका रीजन अपन को बताना था। डेल्टा टीबी इजिकल टू केबीएम, ये लास्ट अपन वीडियोस में फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। केबी क्या है यहाँ पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम क्या है यहाँ पर, मोललता। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम, क्योंकि केबी एक स्थिरांक है। और केबी की अगर यूनिट निकालनी है आपको, केबी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन। अच्छा, मोलैलिटी की यूनिट या मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या बजाएगी, केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन आपको बनानी है, परिभाषा बनानी है, यदि मोललता का मान 1 कर दें अपन, 1 मोल पर किलोग्राम विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे है, यहां से अपन देखते हैं कि भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, और एम क्या है, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर केजी, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। मोल किसके हैं, विलय के। तो विलय के मोलों पर केबी तो स्थिरांक है, और एम क्या है, मोललता, और मोललता का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो डेल्टा टीबी जो है वो सीधा किस पे निर्भर करता है, मोललता पे। और वो भी किसकी, मोललता, विलयन की। और विलयन में जो विलय होता है उसकी यूनिट जो है यहाँ पर क्या दे रखी है, मोल पर केजी। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ वो अब किस पे निर्भर करेगा, मोलों की संख्या पर। और ये मोल किसके हैं, विलय के मोल। और बटा नीचे जो मात्रा जो है ये किसकी है, विलायक की है। तो डेल्टा टीबी अब किस पे निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या पर, या विलय के कणों की संख्या पर, या विलय के अणुओं की संख्या पर। तो जो चीज संख्या पे निर्भर करती है या जो गुण संख्या पे निर्भर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो डेल्टा टीबी या क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ये अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सेकंड टॉपिक था अपना। और इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके आगे अपन टॉपिक्स में करवाएंगे। अब जो अपना तीसरा जो पॉइंट आएगा, वो तीसरा पॉइंट है वो भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म का है, और उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। अच्छा, हिमांक वर्ड का मतलब क्या होता है, तो अपन एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, पात्र है, और इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, और इसको मैंने एक आइस बॉक्स में रख दिया। ये आइस बॉक्स है, इसमें रख दिया। तो यहाँ पर अपन थोड़े टाइम बाद में देखेंगे कि भाई ये जो है बर्फ में चेंज हो जाएगा। ये आइस है, आइस का मतलब बर्फ, और ये क्या है, जल है, जल का मतलब पानी है, लिक्विड, और ये क्या हो गया, सॉलिड। तो किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठोस का तो कोई वाष्प दाब होता ही नहीं है क्योंकि ठोस है। अब जैसे ये डस्टर है, अब डस्टर ठोस है लेकिन इसके कारण कोई वाष्प नहीं बनेगी। तो किसी विलयन का है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडल की जगह ठोस के दाब के बराबर हो जाए, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे, हिमांक। अब हिमांक में अवनमन, अब अपन को कैसे मालूम चलेगा कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं है। उसके लिए अपन ये आगे समझाते हैं ग्राफ के द्वारा।
जो ग्राफ अपन ने उसमें बनाया था उस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इस तरफ तो ले लेंगे अपन वाष्प दाब, और इधर अपन क्या ले लेंगे यहाँ पर ताप, टेम्परेचर, और ये ग्राफ इस टाइप से आता है। ये अपन विलायक का लेते हैं और इस बिंदु पर अपन ये मानते हैं, इस बिंदु पर विलायक का हिमांक है TF0। ये हिमांक किसका है? विलायक का। और यहाँ आ जाता है विलयन का हिमांक, तो इसको मान लेते हैं अपन TF। और ये किसका हिमांक आया है? विलयन का। और यहाँ जो ये वाष्प दाब है ये इतना है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अब ये जो वैल्यू आएगी, ये मान लो ये आ गया यहाँ पर, ये जो है हिमकृत है। हिमकृत का मतलब है जमा हुआ विलायक है। इस पॉइंट से नीचे ये सारी जो मान आ रहे हैं या ये जो वैल्यू आ रही है, ये क्या है? जमा हुआ है। उसके कारण जैसे जैसे ताप कम हो रहा है वो फ्रीज हो रहा है, बर्फ में जम रहा है, या अपन कहते हैं विलायक जो है वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन विलयन का जो ये हिमांक बिंदु है ये यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसको अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा TF। और इसमें अपन को सीधा सा मालूम चल रहा है इन दोनों के वाष्प दाब में भी परिवर्तन आ रहा है और इन दोनों के हिमांक में भी परिवर्तन आ रहा है। तो डेल्टा TF तो क्या हो गया? हिमांक में परिवर्तन, और डेल्टा P जो है वो वाष्प दाब में परिवर्तन। और ये जो है इस पे अपन कहते हैं इस पॉइंट पे कोई भी द्रव या विलायक जो है वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है, हिमकृत हो रहा है। तो वाष्प दाब और किसके बीच में ग्राफ बनाया अपन ने? ताप के बीच में। और ये ग्राफ इस टाइप से आता है। तो पहले तो अपन एक चीज क्लियर कर लें कि भाई अगर आपने एक कंटेनर में, एक पात्र में सिर्फ पानी लिया और दूसरे पात्र में पानी उतना ही लिया लेकिन उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, अब दोनों को साथ में, एक साथ में और एक ही टाइम पे फ्रिज पे रखते हैं, अगर फ्रिज के अंदर रखते हैं फ्रीजर में, तो पहले कौन जम जाएगा? जैसे ये तो सिर्फ क्या है? जल है, और ये क्या मान लेते हैं? विलयन है। तो इसमें अपन को मालूम होना चाहिए कि जल पहले फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, या विलयन पहले जम जाएगा। तो अपन कहेंगे कि भाई जल तो पहले फ्रीज हो जाएगा और बाद में कौन होगा? विलयन। क्यों? क्योंकि देखो TF0 ये किसका है? विलायक का, और ये किसका हो जाएगा? विलयन का। विलयन का वाष्प दाब हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो जल का वाष्प दाब ज्यादा है, लेकिन जल का वाष्प दाब अगर ज्यादा है तो उसका हिमांक भी क्या हो गया? ज्यादा होगा। और विलयन का वाष्प दाब अगर कम है तो उसका हिमांक भी कम हो रहा है। तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, जैसे डेल्टा TF जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? डेल्टा P पे। और ये अपन ने राउल्ट के नियम में पढ़ा हुआ ही है। तो सीधी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, जल और विलयन अगर दोनों साथ में रखें तो सबसे पहले फ्रीज कौन होगा? जो जमेगा कौन? तो जल पहले जम जाएगा और बाद में कौन जमेगा? विलयन जमेगा। और अपन इसमें करेंगे, इधर फॉर्मूला बताएंगे इसका, डेल्टा TF इजिकल टू अपन लिख सकते हैं TF0 माइनस TF। अब डेल्टा TF का मतलब क्या हो गया? डेल्टा TF इजिकल टू क्या लिखेंगे? हिमांक में अवनमन। और TF0 किसका है? विलायक का हिमांक। विलायक का हिमांक। और TF किसका है? विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक। तो इस ग्राफ से अपन को ये मालूम चल गया कि फ्रीज में अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो पानी जो है वो पहले जम जाएगा और विलयन जो है वो बाद में जमेगा। घर पे भले एक आप एग्जांपल करके देख सकते हैं। एक कटोरी में पानी लेना और एक कटोरी में जो है दूध और शक्कर डाल के और वो आइसक्रीम जो लेते हैं अपन जमाते हैं वो ले लेना और दोनों को साथ में रखना। और थोड़े टाइम बाद में देखोगे तो पहले जमेगा कौन? पानी जम जाएगा, लेकिन वो जमेगा नहीं। तो उसको लंबे टाइम तक आपको फ्रीज में रखना पड़ता है क्योंकि उसका हिमांक जो है वो कम है। मान लो जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है,
लेकिन जो विलयन लेंगे उसका -4 -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि जो विलय डालते हैं उसके कारण वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसका वाष्प दाब कम हो जाता है तो उसका हिमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ग्राफ से अपन को दिख रहा है। तो ये डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, डेल्टा टी एफ नॉट विलायक का हिमांक है, और डेल्टा ये टी एफ नॉट हिमांक में अवनमन विलायक का हिमांक, और टी एफ जो है वो किसका है, विलयन का हिमांक। अब इसमें यहाँ अपन देख सकते हैं ग्राफ से डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, ये दोनों में वाष्प दाब में परिवर्तन और इधर था हिमांक में परिवर्तन। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, तो अपन ये भी लिख सकते हैं डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये अपन ने राउल्ट के नियम से करवाया था। डेल्टा पी किस पे निर्भर करता है, एक्स ए पे। तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स ए। यहाँ ध्यान रखना है, ए को मैंने क्या माना है, विलय, और बी को क्या माना है यहाँ पर, विलायक। ये वर्ड याद रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ए क्या है और बी क्या है। ए विलय है और बी क्या है, विलायक है। उसके आधार पर अपन ने ये फॉर्मूला बताया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक नियतांक है और एक्स जो है विलय के मोल अंश। अब उसी को अपन आगे करते हैं, ये फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले में फिर ये अपने ये आ जाता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स ए का ये, और ये एक्स ए इज इक्वल टू अपन को मालूम है, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए विलय के मोल और ये टोटल विलयन के मोल। और मैंने अगर बोला कि विलयन अगर तनु है, विलयन क्या है, तनु है, तनु विलयन में अपन को ये मालूम है एन ए की वैल्यू बहुत कम हो जाती है एन बी से। तो एन ए इज वेरी लेस देन एन बी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी इक्वल एन टू एन बी। भाई आपने 1 ले लिया और ये 0.001 है, 1.001, तो उसको लगभग कितना मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं। तो अपने फॉर्मूला आ जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन बी, और एक्स ए की जगह अपन ये लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी। यहाँ मैं वापस बता दूं, डब्ल्यू ए क्या है, विलय की मात्रा, एम ए क्या है, विलय का मोलर द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी क्या है, विलायक की मात्रा, और एम बी क्या है यहाँ पर, विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब इसी को वापस अपन आगे करते हैं। ये फॉर्मूला आया था, इसके बाद में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी। ये फॉर्मूला आ गया। अब के नियतांक, क्योंकि के तो नियतांक है, और एम बी को अपन यहां से अलग कर रहे हैं। एम बी को नियतांक इसलिए ले रहे हैं कि जो विलायक है वो हमेशा स्थिर रहता है, विलायक कभी चेंज नहीं होता रहता। तो के और एम बी को अलग ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक नया स्थिरांक दे देते हैं के एफ। अब बताओ एफ वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग, और वहां पे क्या लिया था के बी। बी का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग, और बॉइलिंग का मतलब है उबलना, और फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना। तो के एफ का प्रयोग करेंगे नियतांक के लिए। अब इसी के आगे अपन और करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब यहाँ जो ये जो फॉर्मूला आया हुआ है डब्ल्यू ए एम ए डब्ल्यू बी, और इसी को अपन ले लेते हैं मोललता के एफ इंटू स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला वापस आ गया अपना। ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, के एफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक जो है उसको क्या बोलते हैं, के एफ, और डब्ल्यू ए विलय की मात्रा, विलय का मोलर द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। और इन तीनों को अगर अलग करते हैं तो एम का मतलब क्या हो गया, मोललता। और डेल्टा टी एफ
प्रोपोर्शनल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एम मोललता, और मोललता का मतलब क्या हो गया, विलय के मोल बटा विलय का द्रव्यमान। तो डेल्टा टीएफ अब किस पे निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या पर। तो कुल मिला के जो चीज विलय के मोलों की संख्या पे, कणों की संख्या पे, अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। और ये जो अपना डेल्टा टीएफ है हिमांक में अवनमन, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। और इसकी यूनिट भी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन एम। डेल्टा टीएफ की यूनिट क्या होती है, केल्विन, और इसकी क्या होती है, मोल पर केजी। तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी। अगर मोललता को 1 कर दूं, या वह विलयन जिसमें 1 मोल प्रति किलोग्राम सांद्रता है, उस विलयन की जो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या हो गया, हिमांक में जो अवनमन आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, केएफ मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, या हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो ये जो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ, तो अपन को ये ध्यान रखना है इसमें कि भाई विलय का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का हिमांक हमेशा कम होता है, क्योंकि उसका वाष्प दाब भी कम हो जाता है।